नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। बस खाई में गिरने से 26 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। दून मैक्स अस्पताल में चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड पहुंचकर खुद संभाला मोर्चा। मृतकों के परिजन और घायलों के मुआवजे का ऐलान, 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत मुख्यमंत्री योगी ने जताया शोक। केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 लाख और प्रदेश सरकार ने 1-1 लाख का दिया मुआवजा। और हेडलाइंस के बाद बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तरकाशी में कल रविवार शाम एक बड़ा हादसा हुआ है। 4 धाम यात्रियों से भरी बस रविवार शाम 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें से 23 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। हादसा इतना भयावह था कि खौफनाक मंजर को देख सबकी रूह कांप उठी। जहां तहां लोगों के शव पड़े हुए थे तो वहीं बस के परखच्चे उड़ गए। वहीं यात्रियों के शव पेड़ों से लटक रहे थे। किसी का हाथ गायब था तो किसी का पैर। आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण लेने वाले अधिकारी किसी तरह खाई में उतरे। उन्होंने तत्काल डीएम, एसपी और सीओ को घटना की जानकारी दी। लोगों का रेस्क्यू किया गया। मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी लोग जो है मध्य प्रदेश के बताए गए। बस में सवार जितने भी लोग थे वो मध्य प्रदेश के जिला पन्ना के रहने वाले थे। हादसा यमुनोत्री हाईवे पर डामटा के पास करीब 5 किलोमीटर दूर रिखाऊ खंड क्षेत्र में हुआ है। बस हरिद्वार से यमुनोत्री धाम के लिए चली थी। वहीं बड़े हादसे की खबर मिलते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात में ही देहरादून पहुंचकर घायलों से मैक्स अस्पताल में उनसे मुलाकात भी की। साथ ही उनसे हादसे की वजह जानने की भी कोशिश की, जिसमें पता चला कि जो ड्राइवर है उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया कि स्टीयरिंग फेल हो जाने की वजह से ये हादसा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह उत्तरकाशी घटनास्थल पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में मारे गए सभी लोगों के परिजनों से भी मुलाकात करने की कोशिश की। इसके साथ ही उन परिजनों का ढांढस भी बंधाया, साथ ही हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिलाया है। हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से रवाना कर दिया सबको। वहाँ एम्बॉर्मिंग हो जाएगी, वो मतलब शरीर को ठीक करके ऐसी स्थिति में पहुँचाएं कि वहाँ ठीक से पहुँच जाए। और फिर हमने रक्षा मंत्री से बात की तो एयरफोर्स का विमान, क्योंकि बाई रोड तो बहुत टाइम लगता है तो बॉडी खराब हो जाती है, तो विमान आएगा बाद में 2 बजे और विमान से फिर उनको खजुराहो उतारेंगे और खजुराहो से फिर घंटा भर में ही अपने अपने यहाँ पहुँच जाएंगे। चूँकि जैसा अभी आपने सुना शिवराज जी को उन्होंने पूरा बताया कि घटना किस प्रकार से हुई। डामटा के पास ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी यमुनोत्री के लिए, और ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया ऐसा ड्राइवर ने बताया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। और चूँकि 4 धाम यात्रा में लगातार लोगों की सुरक्षा, लोगों का आवागमन, उनका आना जाना सुरक्षित हो, उनके लिए सुगम हो, सरल हो, उसके लिए हम लगातार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये घटना हुई है, बहुत दुखद है। और उस घटना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार इसको स्वयं जो है व्यक्तिगत रूप से लिया है। वहीं उत्तरकाशी में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक जताया है। देर शाम घटना की सूचना मिलते ही खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर हालातों का जायजा लिया, जहां से उन्होंने दुर्घटना और राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने
करने की घोषणा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद करने की घोषणा की है। उत्तरकाशी में हुए इस हादसे पर क्या कुछ अब अपडेट है, उस सभी जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव चैट में जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल। मनीष, कल उत्तरकाशी में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उत्तराखंड पहुंचे और उन्होंने इस पूरे हालातों को देखते हुए खुद मोर्चा संभाला है। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो कल यात्रियों से भरी बस जो यमुनोत्री दर्शन के लिए पहुंच रही थी और डामटा के पास जिस तरीके से सड़क हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं गमहीन माहौल मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक है, क्योंकि जो हादसा हुआ है वो उत्तराखंड में हुआ है और जो इसमें यात्री सवार थे वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो 26 लोगों की जो है मृत्यु इसमें हुई है और 4 लोगों का जो घायल हैं उनका उपचार जॉलीग्रांट अस्पताल में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर से काफ़ी दर्दनाक ये हादसा था और तमाम जो देश के बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, उन्होंने सभी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राज्यपाल जो उत्तराखंड के हैं उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त यहाँ पर हादसे को लेकर की हैं और जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कल देर रात यहाँ पहुँच गए थे और तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा था उसका भी उन्होंने फीडबैक लिया और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जिस तत्परता से उन्होंने कहीं ना कहीं इस घटना के बाद जो है वो मोर्चा संभाला है, उसकी भी कहीं ना कहीं सराहना की जा रही है। क्योंकि जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं वो कल शाम ही रात को सीधे तौर से जो थे आपदा कंट्रोल रूम पहुंच गए थे और आपदा कंट्रोल रूम से उन्होंने लगातार फीडबैक लेना शुरू कर दिया था कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति वहां पर है और खुद जो है वो मॉनिटरिंग वहां पर कर रहे थे। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा था वो पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुका है और जो एसडीआरएफ के जवान थे और जो स्थानीय वहां के निवासी थे उनके सहयोग से जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला वो रात भर वहां पर चला और तमाम जो लोग वहां पर थे, तमाम डेड बॉडी थी, उन्हें जॉलीग्रांट एयरपोर्ट लाया जा रहा है और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से उन्हें मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा। और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो भी आज सुबह वहां पर पहुंचे थे और जो जहां पर ये घटना घटित हुई है उसका निरीक्षण उन्होंने किया है, जानकारी वहां पर जुटाई या कि क्या कुछ स्थिति यहाँ पर थी, किस वजह से ये हादसा हुआ। जी मनीष, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस हादसे की वजह क्या रही होगी, क्योंकि कई लोग अलग अलग हादसे की वजह बता रहे हैं। जिस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बस चालक से बात की तो उन्होंने बताया कि बस स्टीयरिंग फेल हो जाने से ये हादसा हुआ है। आपके पास क्या कुछ अपडेट? देखिए, अब जब तक इस मामले की जो तकनीकी जांच है वो सामने नहीं आती है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार जो ड्राइवर की इसमें गलती थी या क्या कुछ वजह से ये जो है वो सड़क हादसा हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि सड़क वहाँ पर काफ़ी सही है, कोई ऐसी सड़क खराब नहीं है कि जिस वजह से बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरती। तो कुल मिलाकर जो बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ओवरटेक करने के चक्कर में जो थे बस चालक उनके बस अनियंत्रित हो गई और वो नीचे खाई में जा गिरी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो साइड देने के चक्कर में सामने से वाहन आ रहा था वो वाहन को साइड देने के चक्कर से जो है वो बस खाई में गिरी। हालांकि जिन 4 लोगों का उपचार चल रहा है उन 4 लोगों में भी बस चालक हैं और अभी उनकी ऐसी स्थिति है नहीं कि वो इस पूरे मामले के बारे में बता पाएँ कि क्या कुछ स्थिति उस समय थी, लेकिन उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अगर वाहन चालक जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और उनके घटनाक्रम बताने के बाद स्थिति का सही पता चल पाएगा। और दूसरा, अगर जो सरकार इस मामले को लेकर तकनीकी जांच बिठाएगी कि आखिरकार क्या वजह हादसे की थी, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चल पाएगा कि किस वजह से हादसा हुआ है। और जो ताज़ा जानकारी है वो यही है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हैं, जो घायलों से भी उन्होंने हालचाल जाना है। जॉलीग्रांट जो अस्पताल में हैं, भर्ती हैं, उनका उपचार वहाँ पर चल रहा है। उनसे उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली। और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान था, उनका साफ तौर से कहना था जब घटनास्थल पर वो पहुँचे कि जो भी यहाँ से बॉडी हैं वो मध्य प्रदेश ले जाई जाएंगी और परिवार जो परिजन हैं उनको जो डेड बॉडी है उनको उनके सपुर्द की जाएगी और इसके लिए वो व्यवस्था कर रहे हैं। और रक्षा मंत्री से भी उन्होंने इस बारे में बातचीत की है कि ताकि जो सेना का हेलीकॉप्टर यहाँ से मिल सके जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से, तो ताकि एक साथ और जल्दी से जो शव हैं उनको वहाँ ले जाया जा सके, ज़्यादा दिक्कत शवों को ले जाने में ना हो। और शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय प्रशासन की, उत्तराखंड सरकार की भी इस चीज़ को लेकर सराहना की है कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन कल चला है और हादसा होने के बाद जो मोर्चा जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने संभाला था और स्थानीय लोगों ने जो मानवीयता का वहाँ पर परिचय दिया है और पूरा सहयोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, तो इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सराहना की है। जिस तरीके से जो परिजन हैं जिनके जो यहाँ पर डेथ जिनकी हुई है इस सड़क हादसे में, प्रधानमंत्री ने भी जो है वो मुआवजा देने की ऐलान किया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी मुआवजा देने का ऐलान किया है और मध्य प्रदेश सरकार भी उनको मुआवजा देगी। जी चलिए मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के साथ ही उत्तराखंड में अब पुष्कर राज पूरी तरीके से शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री धामी फुल फ्लैश सीएम के तौर पर अब नई सियासी पारी शुरू कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत में पुष्कर सिंह धामी का नाम उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही सुर्खियों में रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के करीबी होने से लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही सियासी गलियारों में पुष्कर सिंह धामी का नाम चर्चाओं में शुमार रहा। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी का नाम पूरे देश के सामने बड़ी शख्सियत के तौर पर शामिल हो चुका है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने जो इतिहास लिखा है उसके चर्चाएं अब दूर दूर तक फैल चुकी हैं। उत्तराखंड में अब पूरी तरीके से पुष्कर राज शुरू हो चला है, क्योंकि फुल फ्लैश सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी काम शुरू कर चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने ठीक 6 महीने पहले पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा और उनके चेहरे पर पार्टी ने कई मिथक तोड़ते हुए 47 सीटें जीती। हालांकि सीएम धामी खुद खटीमा से चुनाव हार गए और कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पुष्कर सिंह धामी का सियासी सफर पर ब्रेक लगेगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी आलाकमान ने उन पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी, उसके बाद ये साफ हो गया था कि पुष्कर सिंह धामी भाजपा के सबसे बड़े चेहरा होंगे। और उपचुनाव में जीत के बाद ये साफ हो गया कि भाजपा के लिए उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ही जरूरी है। मैं धन्यवाद दूंगा चंपावत के मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का और अपने सभी लोगों से जुड़े हुए लोगों का, जिन्होंने आज तक के इतिहास में उपचुनाव में खासकर मुख्यमंत्री की 93% वोटों के साथ एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उसके लिए चंपावत के लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसा नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी के कायल सिर्फ उत्तराखंड की जनता ही हो। विपक्ष के कई नेता भी पुष्कर सिंह धामी की रणनीति को लेकर उनके परफॉर्मेंस के मुरीद होते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के कई विधायक जहां उपचुनाव के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार थे, तो वहीं उपचुनाव जीतने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे आनंद रावत ने भी पुष्कर सिंह धामी की रणनीति की सराहना की है। उन्हें मुख्यमंत्री अब चुना है पार्टी ने उनकी, उसके बाद वो उपचुनाव जीत गए। 5 साल सेवा करें लोगों की तो अपना आप उज्जवल भविष्य होगा। सेवा करने पे है। अब युवा हैं, बहुत रिकॉर्ड मार्जिन से जीते हैं, इतने भर से नहीं होगा ना। 4 धाम में यात्री मर रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर पानी का संकट है, पूरे प्रदेश के अंदर बिजली की कटौती हो रही है, पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पे है, पूरे प्रदेश के अंदर महंगाई से लोग हाहाकार कर रहे हैं। इन विषयों को संबोधित करें। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री इसीलिए बनते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी भाजपा के वो ब्रांड बन चुके हैं जहां विपक्ष हर मोर्चे पर उनके आगे फीका साबित हो रहा है।
ऐसे में विपक्ष के नेताओं का सीएम की तारीफों में कसीदे गढ़ने पर अब कांग्रेस का रिएक्शन क्या रहेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। वहीं चारधाम यात्रा की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव राधा रतोड़ी और डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अब तक करीब 16,11,598 यात्रियों ने चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं और यात्रा के दौरान अब तक किसी न किसी हादसे का शिकार हुए 300 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू भी किया गया है। साथ ही 80 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हेली सेवा के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले 29 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। यात्रा सीजन के लिए 47 पोस्ट और चौकियों को स्थापित किया गया है और हर जगह सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल को तैनात किया गया है। 4 जून तक यात्रा 16 लाख की संख्या को पार कर चुकी है। वाहनों की बात करें तो 1.5 लाख वाहन लगभग एग्जैक्टली हमारा कल रात तक का डाटा है। 1,54,983 वाहन इस यात्रा में आ चुके हैं। इस दौरान पुलिस के जो काम है वो आपको डेली डाटा हम देते रहे हैं। उसके अलावा कुछ एक डाटा जो अभी आज मैं देना चाहूँगा कि यात्रा के दौरान हमने 920 पिछड़े यात्रियों को उनके परिवारजनों से मिलाया है, 920, और 300 यात्रियों को रेस्क्यू किया है, चाहे वो पानी में हो, नदी में हो, ट्रैकिंग रूट पे हो। वहीं स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य विभाग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा में इस बार फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर और मेडिकल रिलीफ पोस्ट की संख्या बढ़ाई गई है। हृदय रोगों के लिए भी रोगियों के उपचार के लिए पहली बार विशेषज्ञ चिकित्सकों को कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग देकर उन्हें तैनात किया गया है। साथ ही पहली बार यात्रियों को हेली एम्बुलेंस की सेवा भी दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में पहली बार यात्रा मार्गों पर हेल्थ स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। अब तक चारधाम यात्रा के दौरान 87 यात्रियों को स्क्रीनिंग के बाद वापस भी लौटाया गया है। जो एडवाइजरी है वो स्वास्थ्य परीक्षण कराने वाला, और जो स्क्रीनिंग है वो 50 वर्ष के ऊपर के जितने श्रद्धालु हैं उनकी स्क्रीनिंग जनपद लेवल पे हो रही है, जो मैंने 9 आपको स्क्रीनिंग पॉइंट्स बताए। वहीं पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। एक महीने में ही 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि साल 2019 में बाबा केदारनाथ धाम में करीब 10 लाख लोग श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस साल एक महीने में ही 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से पहली बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। ऋषिकेश और हरिद्वार में फिजिकल रजिस्ट्रेशन काउंटर के साथ ही प्रदेश भर में कुल 18 फिजिकल पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं। तुलनात्मक एक विवरण देना चाहूँ तो हम लोगों के 2019 में सबसे अच्छी इसके पहले यात्रा चली थी, तब लगभग 34 लाख लोगों ने दर्शन किए हुए थे चारधाम प्लस हेमकुंड साहिब के मिला के। इस बार हम लोगों का एक महीना के बाद जब हम लोग ये आंकड़े देखते हैं तो अभी 16 लाख लोग ऑलरेडी एक महीने में यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। मतलब लगभग 50% जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसका अभी हम लोगों ने हुआ है, और ये अभी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि इतने लोगों के द्वारा यहाँ पर उत्साह दिखाते हुए सादगी से दर्शन करे हुए। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, उपचुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन एक एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिससे ये पता चलता है कि विधायक बनने की होड़ में किस प्रत्याशी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कितना खर्च किया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव कोरोना की जद में हुआ। डिजिटल प्रचार प्रसार के साथ सीमित संख्या में जनसभा का आयोजन किया गया। जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नई तकनीकी के तौर पर एकमात्र साधन सोशल मीडिया रहा। वर्चुअली संवाद के साथ जनता से वोट की अपील भी खूब हुई। बिना होर्डिंग, बिना नारों के बीच चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सीमित जनसभा सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार के बाद भी कई प्रत्याशियों ने चुनाव जीतने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले विधायक मयूख महर हैं।
एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख महर ने चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च किया, जबकि सबसे कम खर्च करने वाले विधायक मंगलौर के सरवत करीम हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस के मुकाबले भाजपा पार्टी ने सबसे ज्यादा खर्च किया। स्टार प्रचारकों पर किए खर्च पर भाजपा के 43 विधायक पहले, कांग्रेस के 19 विधायक दूसरे, बसपा के 2 विधायक तीसरे नंबर पर आते हैं। भाजपा के 43 विधायकों ने स्टार प्रचारकों पर औसतन 1.82 लाख रुपए खर्च किए हैं। कांग्रेस के 19 विधायकों ने औसतन 72,000, बसपा के 2 विधायकों ने औसतन 16.50 हजार खर्च किए। वहीं स्टार प्रचारकों के अलावा भाजपा के 43 विधायकों ने बैठकों, जुलूसों पर औसतन 5,50,000, कांग्रेस के विधायकों ने औसतन 3.40 लाख, बसपा के विधायकों ने औसतन 1.72 लाख, निर्दलीय विधायकों ने औसतन 1.91 लाख रुपए खर्च किए। सोशल मीडिया पर हुए प्रचार प्रसार के बाद भी भाजपा ने प्रचार प्रसार की सामग्री में औसतन 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। कांग्रेस ने 4 लाख, बसपा ने 3 लाख से ज्यादा, निर्दलीय विधायकों ने 4 लाख से ज्यादा खर्च किए। कार्यकर्ताओं पर खर्च में कांग्रेस भाजपा से आगे रही। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं पर औसतन 4.15 लाख रुपए खर्च किए। वहीं भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं पर औसतन 2.2 लाख रुपए खर्च किए। बसपा ने अपने कार्यकर्ताओं पर औसतन 54,000 रुपए खर्च किए। बात अगर निर्दलियों की जाए तो निर्दलीय बसपा से आगे रहे। निर्दलियों ने अपने कार्यकर्ताओं पर 78,000 रुपए खर्च किए। विधायकों में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने 32 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए। गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने 31 लाख, भीमताल के विधायक राम सिंह केड़ा ने 30 लाख, देवप्रयाग और काशीपुर विधायक ने औसतन 30 लाख, मसूरी विधायक गणेश जोशी ने 29 लाख, नैनीताल से भाजपा विधायक सरिता आर्य ने औसतन 11 लाख, डीडीहाट के बिशन सिंह चुफाल ने 12 लाख, केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने 13 लाख, लोहाघाट के कांग्रेस विधायक कुशल सिंह अधिकारी ने 13 लाख रुपए खर्च किए। वाकई एडीआर की रिपोर्ट हैरान करने वाली है। बात पार्टियों को मिलने वाले दान की करें तो भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को ज्यादा मिला, लेकिन चुनाव के खर्च में भाजपा का पलड़ा भारी रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के पास कैंट रोड पर वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल और पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके साथ ही सीएम धामी की एक घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा कि चंपावत को लोकल फॉर वोकल आधारित आर्थिकी व परिस्थिति के रूप में खड़ा किया जाएगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने घर के साथ ही आने वाले समय पर हर जगह किसी भी शुभ कार्य से पहले पौधारोपण करने की जो काम है उसकी शुरुआत होनी चाहिए, ताकि हमारे व्यवहार में पर्यावरण संरक्षण जुड़ सके। उन्होंने कहा कि धरती पर मानव समाज और प्राणी जगत के स्वास्थ्य जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण का होना जरूरी है। इसके साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्र में हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता बताई है। मैं सभी उत्तराखंड के वासियों को, भारत के वासियों को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। बहुत आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण का बचाव करें, पेड़ लगाएं और जो हमारा पानी है, जल है, उसका संरक्षण करें। साथ ही साथ अपना पूरी पृथ्वी का संरक्षण करें, बचाव करें, पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो एक बार फिर मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूं। वहीं लाल कुआं में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर डोली रेंज परिसर के आसपास बरगद, पीपल, महुआ, आम की कई किस्म की प्रजातियों का वृक्षारोपण वन रेंजर अनिल जोशी ने किया। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने पर्यावरण में पेड़ों को लेकर काफी महत्व बताया है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की भी बात कही है। वहीं लोहाघाट में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। रायनगर चौड़ी के पास युवाओं ने ग्राम प्रधान जितेंद्र राय के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया। साथ ही आमजन से भी पर्यावरण को बचाने की अपील की। परिसर में आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर
वृक्षारोपण का एक अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि GM सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल श्री चंद्रा साहब थे और वन विभाग ने आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों को ये संदेश देने की कोशिश करी है कि हम लोग अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। इस विगत 2 वर्षों में कोरोना काल भी देखा है, इसमें हमने ऑक्सीजन की कमी और वातावरण में प्रदूषण जैसी समस्याओं से सभी को दो चार होना पड़ा है। तो इसी मुहिम के तहत वन विभाग के द्वारा ये पर्यावरण दिवस आज मनाया गया है। पर्यावरण दिवस के मौके पर टिहरी के भिलंगना रेंज में वन विभाग और ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से तहसील और मुख्य बाजार में वृक्षारोपण कर 50 से ज्यादा फलदार पौधे लगाए। इसके साथ ही तहसील परिसर में सफाई अभियान भी चलाया। भिलंगना वन रेंज अधिकारी ने कहा कि सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीर होना पड़ेगा, तभी पेड़ों को बचाया जा सकता है। उत्तराखंड में इस बार गर्मी ने जून के शुरुआती हफ्ते में ही झुलसा दिया है। इस बार गर्मी का तापमान 40 के पार पहुंच गया है, लेकिन 10 जून तक अभी आगे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। बढ़ते तापमान को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी देहरादून में भी लगातार बढ़ते तापमान से लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। STF उत्तराखंड के अंतर्राज्यीय ऑपरेशन में नशे की दवाइयां और इंजेक्शन बनाने वाली कई फैक्ट्रियों पर देर रात छापा मारा गया है। ये छापे भगवानपुर, लक्सर, सहारनपुर की नामी गरामी कंपनियों में मारे गए। इन कंपनियों से नकली इंजेक्शन और दवाइयां बनाने का सामान बरामद किया गया है। इसके साथ ही कई दवाइयां बरामद की गई है। करीब 15 लाख से ज्यादा टैबलेट्स बरामद होने की संभावना है और 1 करोड़ से ज्यादा नकली दवाइयां बनाने का सामान बरामद किया गया है। पिछले 2 महीने से स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड फार्मा फैक्ट्री को चिन्हित करने का काम कर रही थी। अभी फिलहाल ये कार्रवाई जारी है। विगत कुछ दिनों से बाजार में जो है नकली दवाएं मिलने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस पर स्टेट की टीम लगातार काम कर रही थी। कल देर रात्रि इसमें 3 जगह को चिन्हित किया गया, जिसमें भगवानपुर में एक फैक्ट्री है जो पूर्व में भी फार्मास्यूटिकल की कंपनी के नाम पर वहाँ पर काम चलता था। इसी तरह लक्सर में भी एक फैक्ट्री को चिन्हित किया गया, जहाँ पर अन्य किसी माध्यम से फैक्ट्री बनाई गई और वहाँ पर नकली दवाओं के रैपर और दवाइयों को पैक किया जा रहा था। इसी प्रकार सहारनपुर क्षेत्र में भी एक फैक्ट्री को चिन्हित किया गया, जहाँ पर टीम हमारी पहुँची और वहाँ पर इस तरह के नकली बॉक्सेज और मेडिसिन के काफ़ी सारे वहाँ सामान मिले। पूरी कार्रवाई में अभी तक इसमें 10 से 15 लाख जो ऐसी टैबलेट्स थी वो मिली, जो खासकर एंटीबायोटिक की हैं। विभिन्न कंपनियों के रैपर मिले हैं जो अलग अलग स्थानों पर जो कंपनी मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन वो यहाँ पर नकली बनाई जा रही थी। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य टीमों को लगाया गया है। वहीं हल्द्वानी शहर में मानकों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण लगातार हो रहा है। शहर में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण पर अब विकास प्राधिकरण का डंडा चल रहा है। जिला विकास प्राधिकरण पिछले 6 महीने से लंबित पड़ी प्रतावलियों को पुनर्जीवित कर 1000 मामलों में नोटिस भेजने की तैयारी में है। इसके अलावा प्राधिकरण अपने अधिकारियों को इस मामले की जांच पर लगा रहा है कि जो निर्माण किया जा रहा है उसका नक्शा पास है या नहीं, उस निर्माण की स्थिति क्या है। इसके अलावा अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। तो विनियमित क्षेत्र की कुछ पत्रावलियां थी जिनमें कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी, वो काफ़ी समय से लंबित थी और ऐसे सभी जो मामले हैं, लगभग जो 1000 के लगभग मामले हैं, उन सभी मामलों की पत्रावलियों को निकाल के पुनर्जीवित कर लिया गया है। सब में नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है और इसमें जेई को मौके की जांच रिपोर्ट के लिए और प्रेजेंट में उसकी स्थिति क्या है, नक्शा पास है या नहीं पास है, के बाद उसमें आगे की कार्रवाई के लिए लगाया जा रहा है। वहीं उधम सिंह नगर की एसओजी और एडीडीएफ की टीम ने नशे की भारी खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1473 नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी यूपी से नशे की खेप लाकर जनपद में सप्लाई किया करता था। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। एडीटीएफ रुद्रपुर को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक गुरपाल सिंह नाम का व्यक्ति है जो कि बाहर के जनपदों से नशे की बड़ी खेप ले आकर के और यहाँ पे सक्रिय है इस कारोबार में। इसी सूचना पे कल जब ये मुरादाबाद की तरफ से आ रहा था, रामपुर बॉर्डर पे इसके वाहन को रोक करके और इसकी जब तलाशी ली गई तो इसके पास से लगभग 1473 प्रतिबंधित जो इंजेक्शन है वो बरामद किया गया। पूछताछ में इसने बताया कि मुरादाबाद का रहने वाला एक सरफराज नाम का व्यक्ति है जो कि बड़ी मात्रा में इस तरह की खेप मंगवाता है और उसी के माध्यम से ये लोग लाते हैं।
दिनेशपुर के बंगाली बहुल्य क्षेत्र में बंगाली संस्कृति को बचाने के लिए ओपेरा मंच का आयोजन किया जा रहा है। ओपेरा मंच के आयोजन के लिए पश्चिम बंगाल से प्रसिद्ध मुक्त मंच ओपेरा टीम दिनेशपुर आएगी, जिसमें विलुप्त होते यात्रा गान के आयोजन के साथ पश्चिम बंगाल के टीवी सीरियल कलाकार भी नाटकीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अभी लगभग 7-8 साल से लगातार हमारे क्षेत्र में यात्रा गान, अब देखते हैं कि दुर्गा पूजा का समय हमारे यात्रा गान का मंचन होता है। हमारे स्थायी कलाकारों के द्वारा यह कार्यक्रम किया जाता है। बट हम इस बार टीवी कलाकार, जो कोलकाता के टीवी कलाकार हैं, जो चलचित्र कलाकार हैं, उन कलाकारों को हम इस बार बुला रहे हैं। कोरोना पिछले साल 2 साल हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए, कारण कोरोना के कारण नहीं कर पाए। लोगों के अंदर अशांति का माहौल है, तो उनके बुलाने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि क्षेत्र के अंदर जब कार्यक्रम होता है तो अधिक से अधिक लोग यहाँ भाग लेते हैं। जैसे अब ये मंचन दिनेशपुर में होगा, दिन 9 तारीख से आरंभ होगा। दिनेशपुर में 10वीं क्लास की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों के कहने पर छात्रा का पोस्टमार्टम भी कराया गया, लेकिन 3 हफ्ते गुजरने के बाद भी रिपोर्ट अब तक परिजनों को नहीं मिली है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में लापरवाही बरत रही है। मौत के कारणों को जानने के लिए मृतक छात्रा के परिजनों ने थाने का भी घेराव किया। क्षेत्र में इससे पहले भी कई बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं। जो 16 साल की लड़की थी, जिसका अभी 10-11 दिन पहले जिसने आत्महत्या किया है, और आए दिन ही हमारे क्षेत्र में लगभग 20 बच्चे इस तरह से आत्महत्या करे हैं, और हम लोग सब चिंतित है। हमारे क्षेत्र में ये क्या हो रहा है कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ने का उम्र है, जिनको पढ़ना लिखना चाहिए, और वो सब आत्महत्या करते जा रहे हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। बस खाई में गिरने से 26 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। दून मैक्स अस्पताल में चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड पहुंचकर खुद संभाला मोर्चा। मृतकों के परिजन और घायलों के मुआवजे का ऐलान, 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत मुख्यमंत्री योगी ने जताया शोक। केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 लाख और प्रदेश सरकार ने 1-1 लाख का दिया मुआवजा।